नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज हम हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलो छात्रों, पहले आप सुलभ भारती कक्षा 7वीं यह पाठ्य पुस्तक निकालें और पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक यह जो पाठ है वह देखें। तो छात्रों, यह पाठ बहुत अच्छा है, तकनीकी जानकारी देने वाला है, जो हमारे देश के रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला पाठ है और इनके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो यह हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो चलो लेखक के बारे में हम इनका परिचय लेंगे। आप सभी तो लेखक जो है इस पाठ के, इन्हें जानते हैं, इनके विचार हमने सुने हैं। जैसे मानो यह एक विचार दिया है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बहुत अर्थपूर्ण यह विचार है। चलो लेखक का परिचय हम लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी, अंग्रेज़ी में APJ अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम, इनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, ये एक संगठन है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO संभाला। वो भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो इस परीक्षण पोखरण द्वितीय परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई थी। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसके सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वह भी हम उनकी जानकारी लेंगे। यह जो जानकारी है, यह गूगल पर आप सर्च करेंगे तो
विकिपीडिया है, इस विकिपीडिया पर बहुत सटीक जानकारी मिलती है। तो फिर संक्षिप्त में उनके बारे में जानकारी लेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया? 25 जुलाई 2002 को। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनके पूर्वाधिकारी यानी कि उन्होंने कहाँ किन राष्ट्रपतियों से सत्ता हासिल की, तो वह थे उनके पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके पूर्व वे थे KR नारायणन, और उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद कलाम जी के बाद कौन राष्ट्रपति हुए? जो भारत के पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह महाराष्ट्र से थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, रामनाथपुर जिला, अब ब्रिटिश राज लिखा है, यानी कि 1931 को हम पर ब्रिटिशों का राज था, इसलिए तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। अब मौजूदा यानी कि अब वह जो स्थान है वो कहाँ है? तमिलनाडु, भारत में। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को, तब उनकी उम्र थी 83 वर्ष। शिलांग, मेघालय, भारत में। उस वक्त शिलांग में वह कॉलेज छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, उसी वक्त उनकी मृत्यु हुई। विद्यार्जन यानी उन्होंने कहाँ शिक्षा हासिल की? सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मद्रास यानी चेन्नई। उनका पेशा यानी व्यवसाय क्या था? पेशे से वो कौन थे? तो वह एक प्रोफेसर थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे और एरोस्पेस इंजीनियर थे। उनका हस्ताक्षर यहाँ दिया है, उनकी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर उनकी जानकारी है। तो आगे देखते हैं उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, यह जो आप भारत देश का मैप देखेंगे तो उसके नीचे जो रामेश्वरम है उसका आखिरी स्कोर पर वो धनुषकोडी गांव है। रामेश्वरम तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलब्दीन ने तो वह तो पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराया पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ, यानी प्रवेश लिया। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ाने के तरीके और जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों में समझ नहीं आया तो अध्यापक ने उनको समुद्र तट ले गए। वहाँ उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य किया था। 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक यानी डिग्री की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी भूमिका निभाई।
परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1962 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अब ये प्रारंभिक जीवन की तो हमने जानकारी ली, अब हम उनके जो वैज्ञानिक जीवन है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जो उनका वैज्ञानिक जीवन है, तो 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गए। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। परवान चढ़ाने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली यानी मिसाइल सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण हुआ, परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO में वापस निदेशक तौर पर उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफलता परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। फिर वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवन विंग्स ऑफ फायर भारतीय, यह उनके आत्मचरित्र का नाम है, विंग्स ऑफ फायर, भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविता भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। यूँ तो अब्दुल कलाम राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, यह तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी वह राष्ट्रपति सर्वोच्च पद उन्होंने भूषित किया। तो
यूं तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे। यह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके। ऐसे में सूचना तकनीकी का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद है। इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, इन किताबों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। तो कलाम ने साहित्यिक रूप में अपने विचारों को 4 पुस्तक में समाहित किया है, जो इस प्रकार है। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी तथा इंट्रागेटेड माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। उनकी रचनाएं हैं और आत्मकथनक रचनाएं हैं। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, और उनके सहलेखक हैं अरुण तिवारी। इनकी किताबें बहुत से देशों में भी प्रसिद्ध हुए, भारतीय भाषाओं में भी प्रसिद्ध हुई है। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। भारत में भारत रत्न यह पुरस्कार उन्हें 1997 को मिला है। उसके बाद दुनिया के जो जितने भी देश हैं उन्होंने भी यह पुरस्कार दिया है। उसकी सूची यहाँ दी गई है, आप यह वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो छात्रों, यह लेखक का हमने परिचय लिया है और परिचय लेने के लिए हमें बहुत वक्त लगा, समय गया हमारा। तो बात यह अच्छी है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने परिचय क्यों करा के दिया है, क्योंकि पाठ के शुरुआत में हमें स्वयं अध्ययन दिया है। उस स्वयं अध्ययन आपने देखा होगा। तो स्वयं अध्ययन में प्रश्न दिया है कि किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। तो मैंने सोचा कि दूसरा, यह तो महान विभूति है जो हमारे लेखक हैं, यह भी महान विभूति है, तो इनका ही पूरा परिचय करा दे ताकि हमारा जो स्वयं अध्ययन का प्रश्न है वो भी हम उसका उत्तर लिख सके। तो देखिए छात्रों, यह लेखक का परिचय इस तासिका को हुआ है। अगली तासिका को, अगले भाग को हम यह पाठ का वाचन करेंगे, उनके कार्य संबंधी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।